हेलो एवरीवन। क्या आप 12th राजस्थान बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो? और अगर आप 12th बोर्ड राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें बेहतर सफलता के लिए आपको ज़रूरी है ये वीडियो देखना। और 12th बोर्ड में जो हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि राजस्थान बोर्ड की जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, कितनी एक्सरसाइज के अंदर काम में आने वाली हैं, किस तरह से उन्हें यूनिट में डिवाइड किया गया है, क्या उनके मार्क्स रहने वाले हैं और कितना सिलेबस हमको स्टडी करना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे इसमें चर्चा अपने सिलेबस पैटर्न को लेकर के। तो देखिए जरा, इस सिलेबस पैटर्न में देखिए जरा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अपना पाठ्यक्रम 2025 और 26 के लिए क्या रूपरेखा रखने वाला है वो देख सकते हैं अपन। देखिए 2025-26 के लिए जो आपके पास क्या रूपरेखा रखने वाला है वो से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका मैथमेटिक्स हो गया, विषय कोड बता रखा है 15, कक्षा 12 के लिए। आपको ये तो पता ही होगा कि इसके अंदर जो समय सीमा है वो 3 घंटे 15 मिनट की रखी गई है। दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट को देख के ये मत सोचना कि टाइम आपका यहाँ पे ज़्यादा रहने वाला है। 15 मिनट तो आपको मैथ्स के पेपर को देखने में निकल जाएंगे। 15 मिनट तो आपको मैथ्स के पेपर को ये देखने में निकल जाना है कि किस सेक्शन से हमें स्टार्ट करनी है। तो मैथ्स का पेपर हालांकि इसमें इस तरह से अब जो चेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहाँ पे अपन को देखने में ही टाइम निकल जाता है। तो 15 मिनट तो मत गिनिए, आप गिनिए टोटल आपके पास 3 आवर है। इस तरह से मान लीजिए 15 मिनट अपने सिटिंग अरेंजमेंट्स और व्यवस्थाओं को लेकर के भी निकल जाते हैं। अब मोस्टली आपके पास देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, टाइम आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है और प्रश्न पत्र के लिए जो अंक है 80। अब आप सोचोगे 80 मार्क्स है, तो मैं बता देना चाहूँगा आपके लिए क्या होता है, टोटल जो पूर्णांक होता है, टोटल पूर्णांक होता है आपका 100 नंबर का। अब 100 के अंदर से मैं बता दूं आपके यहाँ पे जो सत्रांक है सेशनल है वो रहने वाले हैं पूरे 20 नंबर के। ये आपके किससे डिपेंडेड रहेंगे, स्कूल से डिपेंडेड रहेंगे, या आपके यूटीज़ जो टेस्ट होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वो, और आपका एक प्रोजेक्ट वर्क उसको, और स्कूली मानदंडों के अनुसार वो 20 मार्क्स के इस तरह से आपको प्रोवाइड करवाएं, ये वहाँ से डिपेंडेड रहते हैं। और कुल मिलाकर के जो एग्ज़ाम के ज़रिए आपको नंबर मिलने वाले हैं, प्रश्न पत्र के ज़रिए आपको जो नंबर मिलने वाले हैं वो आपके रहने वाले हैं पूरे 80 नंबर। इस तरह से कुल मिलाकर के 100 मार्क्स आपके लगभग बन जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट वर्क का और अपने चलता है मैथ्स के अंदर, जिसके अंदर ज़्यादातर जनरली प्रमेय, थ्योरम, फॉर्मूला, सूत्र, इन पे आधारित अपने प्रोजेक्ट वर्क बनाए जा सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से उसे बनाते हैं तो भी आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा सहयोग देने वाला है। ये ना सोचिए कि मैथ्स के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है, इस वजह से आप डिप्लोमेटिक हो जाओ और मतलब प्रैक्टिकल आपको तैयारी प्रैक्टिकल बेसिस करनी होती है। इसके अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चनों की, तो हमारे प्रैक्टिकलों की कमी नहीं है। अगर क्वेश्चंस में हम उन्हें डिराइव करना सीखते हैं तो वो एक तरह से हमारे प्रैक्टिकल ही हैं। तो आपको प्रोजेक्ट वर्क के अंदर भी स्कूल के अंदर मेहनत करनी है। अब चलो इसी दौरान आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर रहने क्या वाला है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो इकाइयाँ बनाई गई है यहाँ पे, वो इकाइयाँ कैसे बनाई गई हैं। हमारी जो इकाइयाँ बनाई गई है उसमें सबसे पहली अगर बात करें तो टोटल 6 इकाइयाँ बनाई गई हैं। कितनी इकाइयाँ बनाई गई हैं? 6 इकाइयों में आपको जो आपका पेपर है वो मिलेगा 6 इकाइयों में, है ना। टोटल यूनिट है जो इकाई बनाई है वो कितनी बनाई है? 6 बनाई है। किस तरह से देखो, सबसे पहली जो इकाई बनाई है वो है संबंध व फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, और उसका डिवाइड लगा करके यहाँ पे देखो डिविडेशन भी चल रहा है। 7 नंबर का ये आपके पेपर में आने वाला है। अब इसी बीच देखिए यहाँ पे सेकंड इकाई बनाई जाती है अलजेब्रा से रिलेटेड, इसको हम बोल सकते हैं बीजगणित। अलजेब्रा यानी बीजगणित। बता दूं मैं आपको कि 6 इकाइयों में जो पहली वाली इकाई है फर्स्ट इकाई,
अब इस फर्स्ट इकाई के अंदर आप साधारणतः ऐसे याद रख सकते हैं, एनसीईआरटी का आपका फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर आने वाला है और साथ में इसी का सेकंड चैप्टर आने वाला है, यानी लेसन नंबर फर्स्ट आने वाला है और लेसन नंबर सेकंड आने वाला है। और टोटल ये इकाई आपको प्रोवाइड कराएगी, टोटल 7 मार्क्स प्रोवाइड कराएगी, और जिसके अंदर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे कि आपके फर्स्ट वाले में कितना आएगा और आपके सेकंड में कितना आएगा। देखिए यहाँ पे आप अगर देखते हो तो फर्स्ट वाली इकाई यहाँ पे लिखी गई है संबंध और फलन। टोटल मार्क्स इसके कितने हैं, 7 हैं, जिसमें बता दूं जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपके आने वाला है 3 मार्क्स का, और सेकंड चैप्टर है जिसको अपन बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो इसका नाम है ITF, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एक आपका चैप्टर ये हो जाता है, और जो लेसन फर्स्ट है वो आपका कहलाता है संबंध व फलन। लेसन फर्स्ट बन जाता है आपका संबंध व फलन। तो इस तरह से आपके ये दोनों चैप्टर बन जाते हैं, और इन दोनों चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं बता दूं आपको, इन दोनों चैप्टरों के अकॉर्डिंग ये वाला चैप्टर आपका 3 मार्कर बन जाता है, और अब 7 नंबर का टोटल यूनिट है तो आपका सेकंड चैप्टर बन जाता है 4 नंबर का। तो कुल मिलाकर के इस तरह से जो आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो लगभग 7 नंबर आपको प्रोवाइड इसके अंदर करा देंगे। और अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। देखो आप एनसीईआरटी की बुक से मिला सकते हो, भूमिका, संबंधों के प्रकार, फलनों के प्रकार, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। तो कुल मिलाकर आप इसके अंदर देखोगे तो आपको इंट्रोडक्शन जो संबंध और फलन का है वो, टाइप ऑफ देखो यानी इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन मतलब संबंधों के प्रकार, संबंध कितने प्रकार के हैं वो, फलनों के प्रकार, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं वो, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी फलनों का संयोजन, ये जो आपके गॉ फॉग इस तरह से बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, और इनवर्स टाइप के यानी व्युत्क्रमणीय फलन, इनके बारे में आपकी फर्स्ट यूनिट बनाई गई है, जिसके अंदर से आपको टोटल 3 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। और आपके अब यहाँ पे बनती है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है इसके अंदर अगर आप जनरली देखते हो तो हमारे पास क्या है कि 4 नंबर की ये हमारे पास यूनिट रहने वाली है, और सेकंड चैप्टर के नाम से ये हमारे पास चल रही है। और अब इसके अंदर देखो टॉपिक क्या क्या है, इसमें भी इसका इंट्रोडक्शन है, भूमिका है, फिर आधारभूत संकल्पनाएं जो दी गई थी त्रिकोणमिति से रिलेटेड वो सारी दी गई हैं, फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितियों के फलनों के जो गुणधर्म होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो टोटल आपको इन 2 चैप्टरों के अंदर इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी तब जाके आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। हालांकि इनका लिंक बिल्कुल 11th एनसीईआरटी यानी 11th के जो चैप्टर हैं उसी तरह से है, उन्हीं में थोड़ा सा और आगे इनको डिराइव किया गया है। हालांकि ऐसा टेंशन का विषय नहीं है, दोनों चैप्टर लगभग छोटे ही हैं और आसानी से ये पूरे हो जाते हैं, पर आपको कंट्रीब्यूशन पहली यूनिट देने वाली है 7 नंबर की। इसके बाद बता दूं मैं आपको, आपके जो दूसरी यूनिट है जिसके अंदर है आपका बीजगणित। अब बीजगणित या अलजेब्रा किसको नाम दे दिया इन्होंने, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये हो गई आपकी सेकंड यूनिट, और देखो आप सेकंड यूनिट अपने कितने नंबर का रहने वाला था, ये पूरा 10 मार्क्स का रहने वाला है। कितने नंबर का है, ये पूरा 10 मार्क्स का अपने पास रहने वाला है। बीजगणित के अंदर हमारे पास आपका आ जाता है इस इकाई नंबर सेकंड में आप अपनी बुक के लेसन नंबर 3 को पढ़ोगे, और लेसन नंबर किसको पढ़ोगे, आप 4th को पढ़ोगे। 3rd और 4th 2 लेसन आपको इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे, और दोनों के लिए समान कंट्रीब्यूशन है। ये भी 5 नंबर का आ रहा है आपका, और अदरवाइज अपन अगर देखते हैं सारणिक तो ये भी अपने 5 नंबर का आ रहा है। लगभग दोनों सेम नंबर दे रहे हैं, और आपको ये 5 और 5 नंबर यानी 10 नंबर की यूनिट रहने वाली है। इसके अंदर हम जरा टॉपिक्स पे चर्चा कर लें, इतना तो आपको टॉपिक्स पढ़ना है। देखो टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी ये चाहिए कि वो ये देखें कि किस एग्ज़ाम में हम बैठ रहे हैं और किस तरह से उसके सिलेबस को निर्धारित किया गया है, कितने मार्क्स का वो रहने वाला है, कितना वक्त हमें उसमें ज़ाया करना है या टाइम देना है उसके अंदर, और कहाँ से हम जल्दी से इसकी चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं कि हमें मार्क्स अच्छे मिल सकें। तो यहाँ पर देखो आव्यूह के अंदर सबसे पहला तो उसका इंट्रो है, फिर आव्यूह किसे कहेंगे, आव्यूह से रिलेटेड, आव्यूहों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन,
ऑन मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और सममित और विषम सममित तरह के दो आव्यूह, और साथ में व्युत्क्रमणीय आव्यूह से रिलेटेड चीज़ें। तो कुल मिलाकर के इस तरह से इस चैप्टर के अंदर 5 नंबर के लिए हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, और ये काफ़ी बच्चों को सुविधाजनक और आसान चैप्टर रहता है, ताकि सबसे पहले अगर आप इसकी स्टडी करते हो तो आपका माइंड मैप बन जाता है कि 12th के अंदर हमें कितनी मशक्क़त करनी है या फिर उसके अंदर कितनी टाइट चीज़ें बन सकती हैं। अब जनरली देखिए, मैट्राइसिस को होने के बाद मैं बता दूं आपको, जो आपका अगला नेक्स्ट चैप्टर बनता है इसी यूनिट के अंदर, वो बनता है सारणिक। अगर आप मैट्रिक्स की स्टडी अच्छे से कर लेते हो तो लगभग आपका ये चैप्टर भी लगभग मैट्रिक्स के तर्ज पर आसानी से क्लियर हो जाएगा। और इसके अंदर देखो, ये 5 मार्क्स के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे सबसे पहले इसी का वही इंट्रोडक्शन है, फिर यहाँ पे सारणिक की परिभाषा और सारणिक से रिलेटेड बातें जो भी इंपॉर्टेंट है वो, और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से निकालना है। और फिर सारणिक की देखो एक तरह से उप सारणिक, देखो जैसे कि मैं कह दूँ कि यहाँ पे सारणिक का ही छोटा भाई उपसारणिक, और यहाँ पे सेखंड यानी जिसको हम बोल सकते हैं कोफैक्टर, और आव्यूह के सेखंड। देखो सारणिक है, मैंने कहा ना आव्यूह से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आव्यूह से रिलेटेड ही सारणिक के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको एक सेखंड या एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, और इसके साथ व्युत्क्रम आव्यूह वहाँ पढ़ के आए हो तो देखो व्युत्क्रम यहाँ भी आता है, एक कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों में समानताएं क्या है आप अध्ययन करोगे तो आपको आसानी से पता लगेगा। सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग, सारणिकों और आव्यूह का जो अनुप्रयोग है, इनके यूजेस, यानी एक तरह से मैं कह दूं कि एप्लीकेशन, डिटर्मिनेंट्स और एक तरह से मैट्रिक्स के बीच में क्या लगेगी, वो इसके बारे में आपका अध्ययन करने वाले हो। तो कुल मिलाकर के जब आप इतना स्टडी करोगे तब जाके आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये यूनिट आपकी जो सेकंड है वो कुल मिलाकर के आपको कितने मार्क्स का हेल्प करने वाली है, 10 नंबर का, यानी शुरू के 4 चैप्टर आपको टोटल 17 मार्क्स का आपको इजाफा करवाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सबसे जो बड़ी यूनिट है जिसको रखा गया है, और वो है आपकी कैलकुलस, 3rd यूनिट कैलकुलस यानी कलन, और जिसे रखा गया है पूरे 36 मार्क्स का। कितने मार्क्स का रखा गया है भाई? पूरे 36 मार्क्स का। तो देखो आपकी अब आ रही है यूनिट नंबर 3rd, सबसे बड़ी यूनिट, सबसे ज़्यादा टाइम वाली यूनिट, मैथ्स की सबसे फेमस यूनिट, 36 मार्क्स आपको बच्चों दिलाने वाली है, और इसके अंदर चैप्टर्स भी काफ़ी रखे गए हैं, कलन या कैलकुलस। तो मेनली कलन या कैलकुलस हमारी ये जो यूनिट है, कैलकुलस ये जो हमारी यूनिट है, तो देखो कैलकुलस वाली यूनिट के अंदर मोस्टली आपको 36 मार्क्स का इजाफा होने वाला है। और ये इजाफा कैसे होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखो इसके अंदर चैप्टरों की भरमार है भाई। इसमें देखो आपके अगर लेसन प्लान के अकॉर्डिंग देखें तो आपके ये लेसन लिख रहा हूँ मैं इधर, और कौन कौन से इस यूनिट के अंदर आने वाले हैं, ये देखो ये लेसन नंबर, और यहाँ पे ये मार्क्स कितने नंबर का ये है। तो देखिए ज़रा, पहली वाली जो है आपकी सांतत्यता या अवकलनीयता से आपकी स्टार्ट होगी, तो नंबर लेसन नंबर है 5th, और पूरे 8 नंबर का ये आपके आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक चैप्टर है, जब आप अवकलन करना सीख लोगे तो आपके जो चैप्टर है वो आता है नंबर 6। जब आप अवकलन सीख लोगे तो आप अवकलज के अनुप्रयोग भी कर पाओगे, और ये आ रहा है आपके पूरे 6 नंबर का आ रहा है। देखो शुरुआत में पहली यूनिट 8 नंबर की है सीधी, और फिर उसके बाद 6 नंबर का उसके अनुप्रयोग आ रहे हैं। ऐसे ही भाई इसमें अवकलन की उल्टी प्रोसेस है, एक तरह से समाकलन। तो अगला चैप्टर दे दिया गया है फिर बिल्कुल समाकलन, ये इसी तरीके से पढ़े जाएंगे। ये समाकलन और ये इस मैथ्स की सबसे बड़ी यूनिट है, और इसकी भी अनुप्रयोगों पे आधारित एक चैप्टर है, समाकलनों के अनुप्रयोग। देख लीजिए आप, पहले अवकलन, अवकलनीयता, फिर अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, फिर समाकलन के अनुप्रयोग। एक ही पैटर्न पे पढ़ने हैं। पहले आप अवकलन सीखोगे, फिर आप उसमें उनके अनुप्रयोग करोगे, फिर समाकलन सीखोगे, और फिर समाकलन के अनुप्रयोग करोगे। यानी कुल मिलाकर के अवकलन निकालना सीखना, फिर उसका क्या यूजेज है उस तरह से, फिर आप अवकलन की उल्टी प्रक्रिया सीखोगे समाकलन, और फिर सीखोगे समाकलन के अनुप्रयोग। तो लेसन नंबर 6 आपके 6 का था। लेसन नंबर 7 हाईएस्ट मार्क्स, इस बुक में हाईएस्ट मार्क्स आपको लेसन नंबर 7 से मिलेंगे। देखो
33 मार्क्स तो पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं बच्चों को, और ये अकेला ही 12 मार्क्स दे रहा है। आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। और इसके अलावा अपन बात करें तो नंबर 8 पे आ रहा है अपने इसमें समाकलनों के अनुप्रयोग, और समाकलनों पे आधारित अनुप्रयोग को रखा गया है बिल्कुल 4 मार्क्स का ही रखा गया है। और एक चैप्टर और चलता है, मैं बता दूं इसमें नवा, जिसको बोलते हैं हम अवकल समीकरण, वो भी इसी का हिस्सा है। देख लीजिए आप, ये भी आपके 3rd यूनिट का ही हिस्सा है, और ये पूरा पूरा आपको 6 मार्क्स का इजाफा करने वाला है। ये 6 मार्क्स का इजाफा करने वाला है। टोटल कर लीजिए 20, 30 और ये वाला मिला करके टोटल कितने नंबर का आ जाता है अपने 36। इसके अंदर देखो वही चीज़ है, आप पढ़ोगे टॉपिक, एक तो इसकी भूमिका, फिर सातत्यता किसे कहते हैं, अवकलनीयता, सातत्यता और अवकलनीयता पे आधारित क्वेश्चंस रहेंगे, चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाले, फिर लॉग फंक्शंस के अवकलन करना है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस, और फिर फलनों के प्राचाल मतलब अपनी बदलेगा चाल, तो आप इसको भी समझो, प्राचालिक फलन भी इसके अंदर दिए गए हैं, और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपके सिलेबस में रखा गया है। तो मोस्टली आप देख सकते हो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसके अंदर मोस्टली रखा गया है। अब हम बातें करते हैं अपने अवकलन पे, अवकलज पे आधारित अगला चैप्टर अनुप्रयोगों पे, यानी अवकलज के अनुप्रयोग। तो इसमें भी आप देखो भूमिका, राशियों में परिवर्तन की दर, पुराने सिलेबस से काफ़ी कुछ हद तक कम भी किया गया था, बाकी का देखो यहाँ पे राशियों में परिवर्तन की दर, वर्धमान फलन, ह्रासमान फलन, उच्चतम और निम्नतम, ये टॉपिक्स हमको समझने पड़ेंगे। वर्धमान, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये टॉपिक समझेंगे तब कुल मिलाकर के आपको 6 नंबर मिलेंगे। यानी देखो 1 2 3 4 5 चीज़ें देखनी है और 6 नंबर ले लेने हैं, तो कुल मिलाकर के आपके पास इस तरह से अवकलज के अनुप्रयोग पे आधारित भी चीज़ें बन जाती हैं। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर 7 चैप्टर, नंबर देने वाला है पूरे 12। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है आपके रखा गया है, इंट्रोडक्शन, समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम में, मतलब मैंने कहा था ना अवकलन का रिवर्स प्रोसेस ही क्या है, समाकलन है, उल्टी प्रक्रिया, तो उसके बारे में जो समाकलन की विधियां हैं उनको, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिनके समाकलन निकालने के तरीके ही स्पेशल होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर आंशिक भिन्नों से समाकलन, आंशिक भिन्नों वाले समाकलन भी हमें इनके अंदर कुछ ना कुछ सीखने पड़ेंगे, यानी कह सकता हूँ इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। फिर सुन लीजिए खंड से समाकलन, खंड मतलब पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर कलन की कोई आधारभूत प्रमेय है उनको पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन के द्वारा उनका यूज करेंगे, और निश्चित समाकलनों का मान निकालना सीखेंगे, और निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के आप यहाँ पे अच्छी खासी मेहनत करोगे तब जाकर के आपको 12 मार्क्स का इंक्रीमेंट रहने वाला है। और भी देख लीजिए ज़रा इसके अंदर, अब हमारे पास एक छोटू एक्सरसाइज है 4 मार्क्स की, तो मैं बता दूं यहाँ पे समाकलनों के अनुप्रयोग, जब आप समाकलन निकालना सीख जाते हो तो जो वक्र, ग्राफ, कर्व बनते हैं उनका आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अगर आप ये वाला सीख जाते हो तो इसकी आप टेंशन मत लेना, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही आप ये वाले पे फोकस करो तो आप आसानी से ये वाला कर लोगे, 100% कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यानी टास्क है इस 8 और 12 नंबर का, यानी 20 नंबर का, बदले में 6 और 4 नंबर आपके पक्के, यानी 10 नंबर आपके ये पक्के। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ से ये कर सकते हो। अच्छा, इनका अहम रोल आपके रहने वाला है आगे की क्लासेस में भी, आपको कॉलेज लाइफ के अंदर भी इनसे बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट मिलेगा। तो थोड़ा ठीक और अच्छे तरीके से बढ़िया अंदाज में डिस्क्राइब करके पढ़ना, ये ही नहीं कि आप सिर्फ सोचो कि हमें 12th में मार्क्स ही चाहिए, उस आधार पे आप इस तरह से पढ़ो, तो इससे काम नहीं चलने वाला। अगर आपको रियल मैथमेटिक्स स्टूडेंट बनना है तो आपको मेहनत भी इसके लेवल से बहुत अच्छी वाली करनी पड़ेगी। सिर्फ 12th के मार्क्स लेने वाले तरीके से पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
देखिए इसी में एक यूनिट और हमारे पास यूनिट थर्ड के अंदर ही एक चैप्टर और रह जाता है, नाम है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी अवकल समीकरण वाला। देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर क्या है, भूमिका है अपने पास, फिर आधारभूत संकल्पनाएं, अवकल समीकरण, वह व्यापक व विशिष्ट हल, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। ये देखो कोटि और घात है ना, इसमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं और कॉलेज स्टैंडर्ड तक बनते हैं, यही नहीं कि 12th तक है, कॉलेज स्टैंडर्ड तक बनते हैं। तो इनको भी आपको थोड़ा अच्छे से ही समझना ज़रूरी है, और ये भी आपके 6 नंबर की रहने वाली है, जो कि पूरी तरह से किस पे देखो नाम में पता लग रहा है ना, नाम में पता लग रहा है अवकल, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। तो देखो ये कलन, इसके नाम के पीछे कलन वर्ड आ रहा है, तो कलन वाली यूनिट का ही ये हिस्सा है। अभी हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट, सबसे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा देती है, यूनिट नंबर 4। 2 ही चैप्टर इसके अंदर हैं, सदिश और 3D, वेक्टर और 3D। चैप्टर नंबर 1 तो आपका है 10 वेक्टर, जिसे हम बोलते हैं सदिश, और चैप्टर वेक्टर का ही भाईबंद कौन है, जो वेक्टर सीख जाता है, जो वेक्टर सीख जाता है 3D भी कर लेता है। एक रिलेशन है वेक्टर और 3D में, तो जो वेक्टर सीख गया वो आसानी से 3D कर सकता है। चैप्टर 10 जो कि आपके पूरे देख लीजिए, ये पूरे 7 मार्क्स का है। यूनिट टोटल आपको 16 मार्क्स देगी। ये भी बच्चों के लिए वरदान चैप्टर है, अगर आप ये 2 चैप्टर ढंग से कर लेते हो तो 16 मार्क्स तो इजी गोइंग ला रहे हो, और बड़े भी नहीं है, आसानी से हो जाएंगे, समझ में भी जल्दी आ जाएंगे। तो इसलिए ये चैप्टर भी आपके अच्छे रहने वाले हैं। और इसी में चैप्टर पे आगे चलेंगे तो हमारा ये नंबर 11 चैप्टर, जिसको बोलते हैं 3D, वही 11th वाली 3D, त्रिविमीय ज्यामिति, ये देख लीजिए, ये आपका वेक्टर। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप वेक्टर करते हो तो आपको इसमें आसानी रहने वाली है। नंबर पूरे ये वाला दे रहा है 9, और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट वाले ये टॉपिक्स आसानी से बच्चों को समझ में आ जाते हैं, वक्त भी कम लेते हैं, नंबर भी ज़्यादा देते हैं, तो फ़ायदेमंद ये रहने वाले हैं। और ख़ास तौर से जो बच्चे अपने आप को थोड़ा कमज़ोर फील करते हैं मैथ में, उनके लिए भी ये वरदान है। आधारभूत संकल्पनाएं हैं, सदिशों के प्रकार, सदिशों का योगफल, मैथ है भाई, योग तो चलेगा, ये तो आएंगे ही आएंगे ऑपरेशन। तो अदिश का सदिश से गुणन, 2 सदिशों का गुणनफल, ध्यान दें 2 सदिशों का गुणन, एक अदिश का सदिश से गुणन और सदिशों का योगफल। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो आएगा सदिशों के प्रकार और संकल्पनाएं। इंट्रोडक्शन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय ए स्केलर एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो इसी गोइंग आप ये चैप्टर को कवर कर सकते हो। अब देख लीजिए यहाँ पे ज़रा क्या है, ये त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको हम शॉर्ट में 3D 3 डायमेंशन बोलते हैं। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके अंदर वही ये इंट्रो पढ़ा करे भाई, इंट्रो के अंदर से क्वेश्चंस बनेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तगड़े वाले, जैसे कि मैट्रिक्स किसने डिस्कवर की, किसने इसको फेमस किया, किसकी वजह से यूज आने लगी, थोड़ा इंट्रो में जरूर पढ़े, वेस्टेज नहीं है, काम आएगा आगे। रेखा के दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, 2 रेखाओं के मध्य कोण, 2 रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। देखो अंतरिक्ष में रेखा कैसे समीकरण बनाएगी, वो 2 रेखाओं के बीच कोण कैसा बनेगा, उनके मध्य की न्यूनतम दूरी कौन सा है, न्यूनतम, अधिकतम नहीं, न्यूनतम दूरी, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। यानी इंट्रोडक्शंस, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली हैं। अदरवाइज देखिए आप अपने पास अब जो यूनिट है वो है हमारे पास यूनिट नंबर 5। ये भी छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट यही है, एक ही चैप्टर रखती है बेचारी, वो है नंबर 12 चैप्टर।
और 12 चैप्टर भी आपको रैखिक प्रोग्रामन के नाम से है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPP के नाम से आती है। कॉलेज बेस्ड चैप्टर है, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसमें, और घबराने वाली बात नहीं है। शॉर्ट में कहूँ, नंबर दे रही है 4 और ग्राफ स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस इसके अंदर मिलने वाले हैं, तो बच्चे इसको भी कर जाएंगे, इजी गोइंग कर जाएंगे। ये भी उनके लिए एक रामबाण तरीका है, तो इस चैप्टर को भी आप हल्के में ना लें और आराम से देखो। ज़्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 2 दिन का चैप्टर पूरा सा, ढंग से पढ़ोगे तब भी। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स और इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है, इस तरह की चीज़ें हमारे इसके अंदर रहने वाली हैं। अब हम चलते हैं आखिरी पड़ाव पे, और राजस्थान बोर्ड द्वारा प्रदत्त इस सिलेबस के अंदर हम चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर कौन सी है अपनी? 6 भाई। यूनिट नंबर 6, इसमें भी एक ही चैप्टर है तगड़ा, और नंबर भी देता है तगड़ा। नंबर 7 पूरे आपको ये देने वाला है। नंबर 7 अकेला चैप्टर है, और इस यूनिट के अंदर ये जो चैप्टर है ये है 13वां चैप्टर, और नाम है प्रोबेबिलिटी। शुरू से पढ़ते आ रहे हो आप इसको, 8th में था, 9th में था, 10th में था, 11th में मिला, 12th में भी है। देखो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये जाना पिछाना पुराना चैप्टर है। अब पुराने अपने जाने पहचाने लोग या तो बेटा दर्द दे जाते हैं, या फिर वो आपको फ़ायदा दे जाते हैं। अब उद्देश्य ये है कि आप इसको किस तरह से डील करते हो, आप इसमें फ़ायदा आसानी से ले सकते हो। तो ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव में हार्ड बन जाता है, पर आपको NCERT में ये नंबर दे जाएगा और पूरे नंबर प्रोवाइड करेगा 7। देखिए इसके अंदर क्या आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो, भूमिका, सह प्रतिबंधित प्रायिकता का गुणन नियम, जो प्रोडक्ट रूल है वो प्रायिकता का, स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और बेस थ्योरम। टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, चैप्टर को शॉर्ट करा है तो आपके लिए आसान साबित होने वाला है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड बेस का थ्योरम। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपके अंदर जो ये टॉपिक्स एक्सप्लेन करे गए हैं, तो NCERT ने बखूबी हर एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से जितना सुलभ हो सकता था किया है, और आपको ये 7 नंबर देने वाली है। अगर अपन सारी यूनिट्स में देखो, सबसे जो ज़्यादा मार्क्स का यूनिट है वो नंबर 3rd, टोटल नंबर दे रहा है 36 मार्क्स, और सबसे कम मार्क्स का जो यूनिट है, यूनिट नंबर है 5, और देता है पूरे 4 नंबर। अभी तो देखा था अपन ने, ये देखिए 4 नंबर दे रहा है। अब एक तरह से इसमें ये चीज़ें हमारे पास बन जाती हैं। मैं बता दूं, सबसे बाहुबली जो चैप्टर है, बाहुबली चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 7, मार्क्स देता है मार्क्स देता है पूरे आपको 12। और सबसे कंगावली चैप्टर है, सबसे छोटा वो चैप्टर है आपका पहला, और मार्क्स देता है ओनली 3। अब जब बाहुबली 7वां चैप्टर है, समाकलन 12 मार्क्स दे रहा है, तो बाहुबली से घबराओ मत। कुछ इसमें कटप्पा चैप्टर भी हैं, अगर आप चाहें तो ये लो, बाहुबली आया है तो कटप्पा का आना बहुत ज़रूरी है। ये कटप्पा जो चैप्टर हैं, ये कटप्पा चैप्टर आपके एक तो 3D वाला, और ये एक वेक्टर वाला, और जैसे कि आप ये देख सकते हो आपका अवकलन वाला, यानी चैप्टर नंबर मैं कहूँ 3D वाला आपका, और ये देखो 10वां ये है, 4वां ये है, और 5वां ये है। ये भी भाई अपने आप में कम नहीं है, इनका भी थोड़ा ख्याल रखें।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अलग अलग तरह के रिफ्रेशर्स और इस तरह को यूज़ कर लेते हैं, हम चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। तो देखो हमारी राजस्थान बोर्ड आराम से यही बात कह रही है कि भाई बुक्स लो तो गणित भाग फर्स्ट और गणित भाग सेकंड दोनों ही बुक्स NCERT से प्रतिलिप्याधिकार अंतर्गत प्रकाशित होनी चाहिए, यानी फुल्ली डिपेंडेड ऑन NCERT। ठीक है ना? तो स्टेट बुक्स जो लेके आओगे आप, मोस्टली आप तो एक काम करना, NCERT बुक्स ही लेना, ऑथेंटिक चीज़ें ही पढ़ो ताकि आपको आगे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आए। तो इस तरह से हम अगर इसके अंदर देखें तो मोस्टली हमारे पास ये सारा सीन बन जाता है। अब प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है वो ड्यूटी हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरह से करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मोस्टली बता दिया। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने फर्स्ट ही पेज पे। तो देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अनुशासित सिलेबस पाठ्यक्रम में बता रही है, हमें उसका ही उसी तरीके से अध्ययन करते हुए करना है और बिल्कुल भी हल्के में ना लें। मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर बात है, हमेशा मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए हंसते हुए, सक्सेस हो जाओगे। पर याद रखना, जो मैथमेटिक्स वाले गलतियां करते हैं मोस्टली, मैं एक बार आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, आप ये ना भूलें कि मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं है और यहाँ आपको सेशनल के 20 मार्क्स के अलावा ये सेशनल मार्क्स हैं जो स्कूल पे टेस्टों में नंबर लाओगे तभी ही मिलेंगे। मैथ्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, जबकि यहाँ हमारा जो साथी है PHY, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो देखो हमारा एक तरह से मैं ये कह दूं, आप ऐसे ये समझो कि इंग्लिश, मैथ और आपका हिंदी, ये तीनों विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। 100 मार्क्स का पेपर होगा टोटल इनका, और इसमें आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर का सामना करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर का। जबकि आपके जो एक तरह से कह दूं मैं कि आपके देखो यहाँ पे होता क्या है हमारे साथ, हम क्या करते हैं, जल्दबाजी ज़्यादा करते हैं। आप यहाँ हो 12th, ये हमारे इंग्लिश का, हिंदी का और ये मैथ का, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ आपका फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। ये चीज़ों का पेपर देने वाले हो ना। 100 ये देता है, 100 का ही इसका टोटल है, 100 का इसका टोटल, और कुल मिलाकर के ऑल ओवर द टोटल इज पूरा 500। इसमें से ग्रांड टोटल चलेगा आपका। आप समझने की कोशिश करना, यहाँ सेशनल देखो आप 20 के, और क्वेश्चन पेपर मार्क्स हैं वो कितने के, 80 नंबर। सेम फीलिंग, सेम फीलिंग। आपको 80 में से लाने पड़ेंगे, आपको कोई गिफ्टेड नंबर नहीं मिलने वाले इधर। आपको बराबर हर एक सब्जेक्ट को बराबर लेके चलना है, नहीं मारे जाओगे। आपको यहाँ 80 में से मार्क्स लेके आने बोर्ड एग्जाम्स में। उस एग्जामिनर जब चेक करेंगे नोटबुक तो वहाँ से आपको नंबर चुरा के लाने पड़ेंगे। एक तरह से ये कह सकते हैं अपन, वही कोहिनूर वाली बात है, बिल्कुल एकदम कोहिनूर ही बनना पड़ेगा, नंबर तभी आप ला पाओगे। और यहाँ आपके साथ क्या होता है समझने की कोशिश करना, यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं 30 मार्क्स, ये भी 30, और सेशनल इनके बनते हैं कितने, 14।
44 मार्क्स तो आपको इन एक्टिविटियों के मिलेंगे, यहाँ आपको सिर्फ 20 मार्क्स ही मिलेंगे। मोटिव ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको इनको वक्त नहीं देना, ज़्यादा वक्त आपको यहाँ देना पड़ेगा, तब जाके आपकी योजना कंप्लीट रहेगी, तभी आप फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि यहाँ पे देखो आप, वहाँ 20 की हेल्प, यहाँ भी 20 की हेल्प यहाँ, और यहाँ 44 आपका इंतज़ार में है। अगर आप थोड़े अच्छे हो, प्रैक्टिकल अच्छे कर लेते हो, सिलेबस अच्छा पढ़ रखा है, तो आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स आएंगे। आपको एनसीईआरटी अच्छी होनी चाहिए उसके अंदर, और बेसिकली साइंस है तो साइंस के अंदर आपको साइंस वाला माइंड भी रखना होगा, तब आप इनमें नंबर ला सकते हो। यहाँ ये आपको देखो, इन सब में आपको आपके टीचर की पूरी हेल्प मिलेगी। आपके जिम्मे जो काम छोड़ा है वो 56 का छोड़ा है। अभी कोई चेंज हो जाए तो कह नहीं सकते, इसमें फिलहाल यही है। तो 56 वाला ये स्टूडेंट के लेवल पे छोड़ा गया काम है मोस्टली। यहाँ आपको टीचर होगा, आपका स्कूली कैंपस होगा, आपका स्कूल भी होगा। यहाँ देखो आपका स्कूल और टीचर बस 20 मार्क्स तक होगा। इसमें अकेला आपका कौन होगा? स्टूडेंट। अब आप खूब समझदार हो कि आपको कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना है, कहाँ किस हिसाब से वक्त को मेंटेन करना है। तो इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, हम इसको यहीं पे विराम देंगे, और जो अपनी नेक्स्ट क्लास है वहाँ से हम इसके अंदर जो स्टार्ट करेंगे, मैं आपको आज ही बता देता हूँ। अपन इसके अंदर जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे, जैसे कि मैं बता दूँ, यहाँ से मैं आपको सबसे पहले इन 2 यूनिट्स को कवर कराऊंगा, ताकि आप मैथ्स में थोड़ा लाइटली और थोड़े हल्के दिमाग को रखते हुए एडजस्ट कर सकें कि हमें किस तरह के पेपर, मतलब किस तरह से आपको यहाँ पे पेपर में एडजस्ट करना है, किस तरह से पढ़ना है। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैथ डराती है। याद रखें शोले का वो डायलॉग कि जो डर गया समझो मर गया। आप नहीं कर पाओगे मैथ अगर आप उससे डरोगे, है ना। तो फियर, डर नहीं होना चाहिए। हम इसके अंदर इसीलिए इस यूनिट से स्टार्ट करेंगे ताकि आप इजी चीज़ों को अच्छे से कवर करो। इसकी ही हेल्प आपको कहाँ मिलेगी? डिटर्मिनेंट में। ये देखो नीचे डिटर्मिनेंट में हेल्प मिलेगी। और मैं बता दूं, अगर आप डिटर्मिनेंट सीख जाते हो तो यही आपकी हेल्प करेगा किसके अंदर? आपके वेक्टर के अंदर, यानी चैप्टर नंबर 10 में। और यही हेल्प कर देगा आपकी कौन से में? 3D में, चैप्टर नंबर 11 में। मतलब ये 10 नहीं, इन दोनों को भी साथ में लेके चलने वाले टॉपिक्स हैं। यानी 10 नंबर के अलावा इनके 16 नंबर और आपको दिलाएंगे, तो आपके लिए रामबाण होने वाले हैं। सबसे पहले मैं यही चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में वीडियो अगर पूरा देखते हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करा करो कि साहब 3rd चैप्टर के बाद आपको 4th पढ़ना है, 4th नहीं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या प्लानिंग आपकी चल रही है, किस तरह से आप स्टडी करते हो। अदर देन अगर आपको प्रॉब्लम्स रहती है कि सर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, देखो इसमें टाइम का और ध्यान रखना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट और बात, सिलेबस चल रहा है तो हम यहाँ पे कर ही लेते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया, 15 मिनट मैं इसके अंदर अवॉइड कर रहा हूं कि ये टाइम अपना कहीं ना कहीं लगी जाता है। परफेक्टली जो टाइम मिलता है वो मिलता है 3 आवर का, मतलब मिलती हैं पूरी 180 मिनट। मैथ्स में कोई ऑब्जेक्टिव कहने लायक चीज नहीं है। ये जो एबीसीडी वाले क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, ये मैथ्स में उतने ही बड़े होते हैं जितने की 3 मार्क्स टाइप। बहुत कम चीज़ों में आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं। इसलिए मैथ्स इसलिए भी पेपर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है कि इसमें क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में भी जब आंसर निकाल पाते हो आप, डायरेक्ट आंसर पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट सारे क्वेश्चंस में आंसर पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे टाइम लगेगा, अदर देन सब्जेक्टों के हमें यहाँ पे टाइम लगेगा, इसलिए हमारा टाइम ज़्यादा ख़राब होता है। पेपर में क्वेश्चन छूटते हैं बच्चों के। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शुरू से आदत डालें, हार्ड वर्किंग बने, एक चीज़ को लिख लिख के करें ताकि आपके हाथ जो है, हैंड है, वो भी फास्ट चले, और अच्छी राइटिंग में करें, समझ के करें, ताकि आप कंफ्यूज होने से बचें। आप खुद अनुमान लगाओ ना, मेरे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता मैथ्स के अंदर, लगभग 50 क्वेश्चंस का टारगेट है।
और इन 50 क्वेश्चन के लिए भाई आपके पास टाइम कितना है, देखो ये 50 क्वेश्चंस लगभग बता रहा हूँ, अप्रोक्स 51-52 भी हो सकते हैं, यूँ मत कहना 18, 30 कुछ नहीं आ रहे ऐसे भाई। एक ही क्वेश्चन आता है जिसी में ऑब्जेक्टिव के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चंस। मैं आपको पिछले पेपर दिखाऊंगा, उन पेपरों में आप देखना अपने ऑब्जेक्टिव नहीं होते, वन लाइनर नहीं आते हैं अपने, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर, हमें सोल्व करना पड़ता है, हमें सोल्व करने में बहुत टाइम खर्च होता है उसके अंदर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका टाइम उतना ही लगना है जितना आपका 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में लग जाता है, 2 मार्क्स में लग जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत मैथ को लेकर ये भी होती है। तो टाइम मैनेजमेंट अपने लिए बहुत ज़रूरी है, आप पहले टाइम को मैनेज करना सीखें। ये जो स्किप करते हो ना, चीज़ों को स्किप ना करें, छोड़े नहीं, टाइम मैनेजमेंट करना सीखें, पेशेंस लाएं अपने अंदर। 50 क्वेश्चंस मान लेता हूँ लगभग इतने ही हैं, 180 मिनट्स हमको मिल रहा है, यानी कितना 3 आवर। ज़रा 180 में इसका डिवाइड लगाओ तो एक क्वेश्चन के हिस्से में कितना आ रहा है, लगभग 3.6 के आसपास। 3 मिनट कुछ सेकंड है भाई, 3 घंटे नहीं है, 3 मिनट। अब देख लो, लगभग मैं अप्रोक्स बोल दूं, एक क्वेश्चन के लिए अप्रोक्स 3 मिनट का हमारे पास टाइम है। अब आप सोच सकते हो अगर 3 से आपने 4 किया कहीं पे तो आपका क्वेश्चन गया माइनस में, छूटेगा फिर। इसलिए बेटा टाइम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और मैथ में बहुत मेहनत ज़रूरी है, अदर देन अदर सब्जेक्ट्स। अगर आप और सब्जेक्ट्स तुलना करो तो मैं आपको कभी भी कतई सलाह नहीं दूंगा कि आप इसमें टाइम पे फोकस ना करो, और इसको कम समय देने वाले तो जाएंगे काम से। इसको परफेक्ट टाइम देना पड़ेगा, एक ही चैप्टर को 4-4, 5-5 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसमें थोड़ा एक्सीलेंस हो पाएंगे, उसमें वक्त सही दे पाएंगे। और टीचर द्वारा जो टेस्ट लिए जाते हैं उनको अवॉइड मत करना, मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट वही है। टीचर्स के टेस्ट देने से आपको उस एग्ज़ाम वाले माहौल का आइडिया लगेगा, तो इम्पोर्टेंट यही रहती है। और आप अगर टाइम मेंटेन करते हो तो आपको फ़ायदा भी अच्छा रहने वाला है। हम अपने कोर्स को, यूट्यूब कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, टाइमिंग आपकी वीडियो डलेंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे, नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स यानी आ व्यू। आ व्यू में एक ही वर्ड आप जानते हो, व्यू। और इस चैप्टर को मैं आपको हंसते हंसाते पुरानी कहानियों से ही समझाते हुए आपको आगे ले चलूँगा, हेल्प करूँगा पूरी कि आप उन चीज़ों को समझने के साथ साथ किस हद तक लॉन्ग टाइम मेमोरेबल बना सकते हो, किस उसी तरीके से आपको नोट्स लिखवाऊँगा साधारण और सरल भाषा में बाय द एनसीईआरटी। हम यथावत जो लाइनें होंगी वही करेंगे, उन्हीं पे आधारित उसको थोड़ा अपनी सरल भाषा में बनाएंगे, पर करेंगे एनसीईआरटी को ही फॉलो, उसी के अनुसार करेंगे, ऑथेंटिक बुक वही है। तो आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है, यानी आपकी जो यात्रा है वो 5 नंबर के लिए तैयार करने वाले हैं अपन। हंसते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए हमारे साथ साथ। नाम अभ्यास पॉइंट, तो मैं कहूँगा कि अभ्यास तो हम जारी ही रखेंगे, पूरी तरह से उसमें प्रैक्टिस करेंगे, और फिर टेस्टों में, एग्ज़ाम्स में एकदम अपने क्वेश्चन को करारा जवाब देंगे, आंसर अच्छा लिख के आएंगे। मिलते रहिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।